नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सियासत के इस मौजूदा दौर में जब सिद्धांत और आदर्श एक तरफ रख दिए गए हैं, कुछ चेहरे हैं जो लोगों और समाज की उम्मीद बांधे रखते हैं, और उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा है राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का। सियासत में आना सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक विस्तार कहा जा सकता है। विवेक तन्खा ना तो किसी पद की दौड़ में हैं और ना ही कभी उन्होंने सियासत को इसका जरिया ही बनने दिया है। अच्छे प्रोफेशन से जुड़े लोगों की सियासत से बेरुखी ने भी हमारे सिस्टम की दिक्कतें बढ़ाई हैं। ऐसे में विवेक तन्खा जैसे सफल कानूनविद सियासत में समाज के भरोसे को बढ़ाते हैं। चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी। तन्खा साहब, आपका बंसल न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल। और इस बातचीत को हम जारी रखेंगे विवेक तन्खा जी के साथ। और जैसा आपने कहा कि विवेक तन्खा एक ऐसा चेहरा हैं जो उम्मीद जगाते हैं, और मध्य प्रदेश में भी उनकी भूमिका जब से उन्होंने सियासत में कदम रखा है, उनकी भूमिका यही रही है कि वो एक समन्वय के अपने स्वभाव और अपने नेचर की वजह से वो एक समन्वय का एक पुल बन जाते हैं। भले ही वो इस भूमिका को कितना पसंद करते हैं, किस रूप में देखते हैं, ये तो मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो एक उम्मीद भरा चेहरा है, क्योंकि उनके चिंतन में समाज ही केंद्र में होता है। वो निशक्त जन जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल्स चलाते हैं। जबलपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, और एक और स्थान है जहाँ पर वो ये गतिविधियाँ करते हैं। और इसके अलावा मेडिकल कैंप जो उनके होते हैं, जिसमें देश के लीडिंग हॉस्पिटल के लीडिंग प्रैक्टिशनर्स आते हैं, और ट्राइबल जो मंडला में जिसमें मुझे भी जाने का मौका मिला था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण उनका कंट्रीब्यूशन है। महाकौशल और नरसिंहपुर से उनका प्रेम, जहां से उनकी शुरुआत हुई है। मैं सीधे रुख कर रहा हूं विवेक तन्खा जी की तरफ। सर, एक बार फिर स्वागत करते हुए शुरुआत यही कि कई बार मन ऊबता होगा, राजनीति के बियाबान में आप अपने को बड़ा अकेला पाते होंगे, या माफ़ कीजिएगा अपने कंटेम्प्रेरीज़ को देखते होंगे, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे आपकी अपनी पार्टी के हों, तो आपको लगता होगा कि सब एक रेस में हैं। लेकिन अगर इससे मुक्ति हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरह अगर मैं बात करूं, तो एक इंक्लिनेशन हो कि लोगों की सेवा केंद्र में रहे। कुर्सी तो आती है, जाती है, चली जाएगी। क्या ऐसे मौक़ों पर विवेक तन्खा का जब मन थोड़ा सा लो होता होगा, तो वो कैसे समझाते हैं अपने को? देखिए, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है जी। ये वो शख्सियत है जी, जिनकी पहली किताब मैंने कॉलेज में पढ़ी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जी, जी। मुझे भी आज भी याद है, मेरे पिताजी उस वक्त जज होते थे, फिर उनकी कुछ साल बाद देहांत हो गया था। जी। उन्होंने मुझे 2 किताबें प्रेजेंट की थी, एक नेहरू जी की और एक महात्मा गांधी जी की, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। जी। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा था, तो मैंने ये दोनों किताबें पढ़ी पहली बार। इनफैक्ट जी। पढ़ने के बाद मैं सोचने लगा कि ये लोग कितने बड़े लोग थे। देखो कहां से कहां तक इनकी सोच थी। ठीक बात है। इनको कोई चीज रोक नहीं सकती थी। इनके लिए कोई लोभ, कोई चैलेंज बड़ा नहीं था। जी। गांधी जी ने जो अहिंसा की बात की, कहां से लाए वो? बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका में उनको चाटा मारा, उस चाटे को वो नहीं भूले, और उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स को कि तुमने तो मुझे साउथ अफ्रीका से हटाया है, जी, मैं तुम्हारा साम्राज्य हटा दूंगा। और उन्होंने उस साम्राज्य को खत्म करने की जो शुरुआत की, भारत से की। नेहरू जी भी एक बड़े बैरिस्टर थे, मोतीलाल जी के सुपुत्र थे। जी। बैरिस्ट्री करके इंडिया आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, दोनों वकील थे बाय द वे। उनको वकालत भाती नहीं है, क्योंकि उनको भारत की चिंता ज्यादा थी उस वक्त। हम गुलाम थे। कहते हैं कि 16 या 18 साल नेहरू जी ने जेल में काटे उस वक्त, 1920 के बाद। जी। जब वो जेल जाते थे या जब वो भारत की बात करते थे, उनको नहीं पता था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे 47 में। किसको पता था कि भारत आजाद भी होगा 47 में?
जी जी हम जारी रखेंगे तनखा साहब से चर्चा। मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा तकनीकी तौर पर चीज़ें रुकी हैं, तो कंट्रीब्यूशन की याद कर रहे थे विवेक तनखा साहब। जी, वो कि किस तरह से नेहरू जी और किस तरह से महात्मा गांधी ने अपना योगदान दिया है, और उन दिनों की भी वो याद कर रहे थे कि उनकी जो पहली किताबें थी, जो 2 पुस्तकें उनके पिता ने जो जज थे और उन्हें 2 पुस्तकें दी थी, वो 2 पुस्तकें थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के मेरे प्रयोग, जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रचित पुस्तक है। और आज संयोग ऐसा है कि जब हम नेहरू जी की बात कर रहे हैं तो उनकी पुण्यतिथि भी है, जिसको विवेक तनखा जी ने याद किया। तो एक ऐसा चेहरा है वो राजनीति का, जो सामाजिक सरोकारों को लेकर आगे बढ़ने पर बहुत विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और राजनीति जिनके लिए जन सेवा का एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि जिस प्रोफेशन में वो हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रोफेशन है। और भारत के आज़ादी के इतिहास में ये भी हमने देखा है कि अधिकांश जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो वकीलों का रहा है। अब इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि अधिकांश जो भी बड़े नेता भारतीय आज़ादी के आंदोलन से जुड़े रहे, उनमें से अधिकांश ने लंदन में बैरिस्टर की डिग्री हासिल की, और शायद वहीं उन्होंने उस असमानता को, उस गैर बराबरी को बहुत नज़दीक से देखा और महसूस किया कि किस तरह से ब्रिटिश रूल में भारत और भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता है, अंतर किया जाता है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम देखते हैं कि देश की राजनीति में कई नामचीन वकील हैं, दोनों ही पार्टियों में, चाहे बीजेपी में आप रविशंकर प्रसाद जी की बात कर लें, या और मीनाक्षी लेखी जी की बात कर लें, या फिर कांग्रेस में आप विवेक तनखा, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी साहब की बात कर लें, और कई नाम हैं जिनको आज आप देख सकते हैं कि उसी परंपरा के प्रतिनिधि बनकर वो देश के अलग अलग राजनीतिक दलों में काम कर रहे हैं। और विवेक तनखा राजनीति में आए ज़रूर, और चुनाव भी उन्होंने लड़ा, लेकिन उनकी इच्छा अपने रीजन, महाकौशल रीजन को बेहतर करने की रही है। कैसे वहाँ सुविधाओं का विकास हो, औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार और विकास हो, इन सारी चीज़ों की तरफ। चलिए, विवेक जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। जी विवेक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात रख रहे थे। जी जी, बिजली चली गई मेरे घर में। नहीं, नो इशू सर, नो इशू। जी, तो मैं बता रहा था कि जब इनको नहीं पता था नेहरू जी को कि जिस दिन वो जेल जा रहे थे कि वो एक प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, स्वार्थ नहीं था उनकी इस लड़ाई में, कोई स्वार्थ नहीं था इस सोच में। ये हमारे आदर्श हैं। जी, मैं ऐसे लोगों को अपना आदर्श समझता हूँ, जिनमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। जी जी, जिनकी देश के प्रति एक सोच होती है। आज की मैं जब राजनीति देखता हूँ, कहाँ नेहरू जी, कहाँ गांधी जी, और कहाँ आज के राजनीतिक। बिल्कुल, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि एक तरफ ये राजनेता हैं और दूसरी तरफ वो राजनेता थे जो अप्रोच में, सोच में, दृष्टि में काफ़ी फर्क है, काफ़ी अंतर है। जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी, तो यही मैं बताना चाह रहा था आपसे कि राजनीति का मतलब ही बदल गया है। राजनीति पहले सेवा भाव को राजनीति कहते थे। जी, देश के प्रति एक चिंतन को राजनीति कहते थे। अब पैसे बटोरना, पावर किसी तरह ग्रैब करना, मसल पावर, मनी पावर, इसको राजनीति कहते हैं। मैं इस राजनीति को विरोध करता हूं, और ऐसे राजनीतिज्ञों को मैं पसंद भी नहीं करता हूं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और बेहिचक मैं ये तो कह सकता हूं विवेक जी की मतलबी राजनीति के इस दौर में जनता भी बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो ऐसा सोचती है, और तात्कालिक रूप से सफलता ज़रूर मिले, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो,
लेकिन लोग पसंद करते हैं सिद्धांत, नैतिकता और आदर्श मूलक राजनीति को। लेकिन कठिन है इस राह पर चलना। आपने भी इस राह पर चलकर, मुझे ये तो समझ नहीं आता कि भौतिक रूप से आपको क्या प्राप्त हुआ, बल्कि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके अपने संसाधन होते हैं, कई बार उनसे भी आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन ये आप ही की चॉइस होती है। फिर भी कभी आपको ऐसा लगा कि ये राजनीति जो है ये बड़ी जटिल है, बड़ी पेचीदा गलियां हैं जिस तरह से सोचा जाता है, या आपने इन सारी चीज़ों को दरकिनार किया क्योंकि जिन महापुरुषों का आपने नाम लिया, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं थी। गांधी जब अफसोस के साथ दक्षिण अफ्रीका की उस सर्द रात में रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, तो गहरे अपमान के भाव के साथ वो ये भी सोच रहे थे कि क्या इतना कठिन है सार्वजनिक जीवन, लेकिन मुझे लड़ना होगा। और नेहरू जी ने तो जिन किताबों का आप जिक्र कर रहे थे, वो सारी अधिकांश लेखन उनका जेल में हुआ है, और जेल की परिस्थितियां हम सब जानते हैं। तो कठिनाइयां तो हैं विवेक जी, लेकिन चलना आपको इन्हीं कठिनाइयों और कांटों भरी राह पर है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इनको कोई कांटों बड़ी राह भी नहीं समझता हूं जी, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूं और जो मेरी सोच है, ये मेरी स्वेच्छा से मैं ये कर रहा हूं या सोच रहा हूं जी। मुझे किसी ने पुश नहीं किया कि तुम भी दूसरों की जैसे बन जाओ, या मैं नहीं बन सकता था। ठीक बात है जी। स्वाद की राजनीति का पार्ट मैं भी हो सकता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक लॉबिस्ट बन जाओ। मेरे लिए तो संसाधन जुटाना बहुत सारे लोगों से ज्यादा आसान है, क्योंकि जो जिस प्रकार के मेरे लोगों से संपर्क हैं और जिस प्रकार से मैं लोग तक पहुंच सकता हूं और लोग मेरे को विश्वास करते हैं, तो मेरे लिए संसाधन जुटाना बहुत इजी है जी। मगर मेरा विश्वास इस पे नहीं है। मैं इसलिए सब कह रहा हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति ने इस वक्त करवट बदला है जी, मैं उस पे आक्षेप कर रहा हूं। जी जी। जो बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से गिरा के एक नया अध्याय मध्य प्रदेश में एस्टैब्लिश किया है, ये इसका भूत बीजेपी को वर्षों तक परेशान करेगा। ये अच्छे राजनीति के संकेत नहीं है। किसी पार्टी को पैसे और लोभ से तोड़ना, महत्वाकांक्षी लोगों को प्रोत्साहित करके इस प्रकार से आप एक अस्थिरता लाना, और कोरोना काल में ये सब होना, ये एक बहुत शर्मनाक बात है। जी जी। आपको अगर देश की चिंता होती, आपको अगर समाज की चिंता होती, तो आप पहली बात तो अच्छा आदमी ये कार्य करता नहीं, और सपोज कोई कार्य ऐसी चीजें करना भी चाहता है तो ये भी तो वो देखता है कि आज हमारे देश में क्या संकट चल रहा है, क्या हमको आज ऐसी बातें सोचनी चाहिए और करनी चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश को इस परिस्थिति में लाके गिराया गया, तो आज जो संक्रमण जो बढ़ा कोरोना का मध्य प्रदेश में, उसका दोष भी इन्हीं लोगों पे मैं डालता हूं। जी जी। अगर मैं शिवराज जी को एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर जैसे देखता हूं। मैंडेट नहीं था चीफ मिनिस्टर बनने का उनको, वो मैंडेट कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस ने वो मैंडेट को ठीक से चला पाई नहीं चला पाई एक अलग विषय है, मगर वो मैंडेट कांग्रेस का था, और जिस प्रकार से वो मैंडेट को छीना गया, तो उन्होंने जो पूरी ताकत लगा दी गवर्नमेंट बनाने में लगा दी, गवर्नेंस दिखाने में नहीं लगाई। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पुटिंग ऑल योर स्ट्रेंथ टू फॉर्म अ गवर्नमेंट and putting all your mind to bring about a good governance. जी जी। Good governance ही एक सक्सेसफुल आदमी का परिचय होता है। जी जी। जो कोरोना संक्रमण का जो मैनेजमेंट फेलियर है, वो उसका ये एक बहुत बड़ा कारण है। विवेक जी, जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान चाहूँगा, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात मानी जाती है।
मैं ये नहीं कहता कि अगर कांग्रेस एक यूनाइटेड हाउस होती तो क्या बीजेपी ये कर पाती, क्योंकि राजनीति है। और हमने ये देखा है कि एक समय कांग्रेस पर भी ये आरोप लगते थे 90 के दशक में कि वो सरकार गिराने में उसकी बड़ी महारत है। मैं नहीं कहता, क्योंकि राजनीति का जो चेहरा आपने और हमने देखा है, उस चेहरे में कई सारी चीज़ें रहती हैं जो कंपल्शन या एक अनिवार्य बुराई की तरह उसके साथ हो गई हैं। लेकिन फिर भी जो क्रिटिक्स बाहर बैठे हैं, जो न्यूट्रल प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, वो ये मानते हैं कि अगर आप एकजुट होते या आप चीज़ों को बहुत रियलिटी से समझ पाते, शायद कमलनाथ जी ने भी कुछ अरसे पहले ये बात कही थी कि कहीं कुछ चीज़ें भरोसा हमने करके गलती की। क्या आपको लगता है कांग्रेस उतनी अलर्ट थी, या ये एक ऐसा फेज था जब आप कुछ ढीले हो रहे थे और उसी का फायदा आपको अपोजिशन उठा लेता? देखिए, कभी भी जी दुश्मन तभी आपके घर तोड़ने में सक्सीड कर सकता है या सक्सेसफुल हो सकता है जब आप अपने घर की चिंता भूल जाते हो या कम कर पाते हो। जी जी बात है जी कि कांग्रेस कमियां थी, तभी तो इस कांग्रेस को ये दिन देखना पड़ा। जी मगर जो चीजें हुई, मैं जी उसकी बात कर रहा हूं। जी देखिए, एक तो है कि मैंने अपना घर खुला रखा तो चोर आके चोरी कर गया। तो आप मुझे डांट रहे हो कि तुमने अपना घर खुला क्यों रखा, आप चोर को नहीं डांट रहे हो कि तुमने चोरी क्यों की। अरे भाई, ठीक है, मेरी गलती थी कि मैंने अपना घर खुला छोड़ दिया, बट इससे आपको चोरी करने का अधिकार थोड़ी मिलता है। तो जो चोरी हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये चोरी गलत थी, ये तरीका गलत था, और मैं तो आज भी कहता हूं कि इसका परिणाम मध्य प्रदेश को बहुत सालों तक भुगतना पड़ेगा। जी कांग्रेस के पक्ष में क्या आप इसका नतीजा देखते हैं? क्योंकि अतीत में भी हमने देखा बीते 15 सालों में कि कांग्रेस में सबक लेने का जो एक एलिमेंट है, अब उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत डिबेट हो सकती है उस पर कि केंद्रीय नेतृत्व की कितनी भूमिका होती है या प्रदेश नेतृत्व की कितनी भूमिका होती है, लेकिन ये सच बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 2018 में बताया कि अगर आप हमें ठीक से गाइड करेंगे, हम पूरी मैदान पर मेहनत करेंगे। अभी भी वो तैयार है, बाई इलेक्शंस के लिए वो देख रहा है। आपको क्या लगता है, आखिर क्या मैसेजिंग है कांग्रेस के लिए? आप ठीक है, घर खुला मत रखिए, गलती हो गई, खुला घर था, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि खुले घर में से कोई सामान चुरा ले। ये भी आप जो बात कह रहे हैं तार्किक दृष्टि से ठीक है, लेकिन फिर भी और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप, मैं समझता हूँ इस फोरम पर आप बहुत सारी बातें नहीं कहेंगे, पार्टी के इंटरनल फोरम पर कहेंगे, लेकिन मूल रूप से कुछ ऐसी बातें जिससे ये तो हमें लगे कि कांग्रेस भी एक आत्मनिरीक्षण के मोड पर तो है इस समय। जी देखिए, मैं तो उनमें से हूं जो एक फिलॉसफी में हर वक्त हर चीज को एक फिलॉसफिकल वे में देखता हूं। जी मैं अगर लॉयर हूं तो मैं एक लॉयर की और कोर्ट की भी फिलॉसफी समझता हूं और उसके बारे में चर्चा करता हूं। अगर मैं किसी पार्टी में हूं जी तो मैं पीछे नहीं हटता उसकी फिलॉसफी को समझने में। जी कांग्रेस का जो मुझे एक जो वीकनेस दिखती है, मैं तो उनमें से हूं जो खुल के बोल देता है ये बातें। ठीक बात है, जरूरी है। जो वीकनेस दिखती है मुझे कि कांग्रेस में जो पूरी ताकत है जी, जो कि राहुल जी के विशेष के विपरीत है। ये क्योंकि मैं राहुल जी को जानता हूं, राहुल जी की सोच प्रो पीपल है जी। वो चाहते हैं कि आप जनता को कैप्चर करो, आप जनता के इमेजिनेशन की तरफ जाओ। तो हम जनता के इमेजिनेशन को कैप्चर करने में कम इंटरेस्ट लेते हैं और अपने आपस के युद्धों में, अपने आपस की लड़ाइयों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बड़ी बात कही आपने। जिस दिन कांग्रेस की आपस की लड़ाइयां बंद हो जाएं और हम थोड़े निस्वार्थ भाव से जनता के बारे में खाली सोचें, उस दिन कांग्रेस का जो ये एक आभा मंडल है, ये ना कोई बीजेपी ना कोई दूसरी पार्टी पेनिट्रेट कर पाएगी। कांग्रेस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ इंडिया। कांग्रेस का मतलब क्या है? जी, एवरीबडी टुगेदर, जो सब इकट्ठे हो जाते हैं उसको कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस का मतलब ये था कि हमने देश के सब संप्रदाय, सब भाव, सब रीजन्स, सब फिलॉसफीज को एक साथ किया और एक मिडिल कोर्ट बनाया। बट इसके लिए एक निस्वार्थ भाव चाहिए। इसके लिए हमको अपने आप
से हटके दूसरों के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। ये सोच जो पहले कांग्रेस की होती थी, जो जवाहरलाल जी और गांधी जी पहले देश के बारे में सोचते थे जी, पब्लिक के बारे में सोचते थे, फिर पार्टी तक आते थे। बिल्कुल आज हम जी, आज हम पार्टी के बारे में पहले सोचते हैं और फिर समाज के बारे में उसके बाद सोचते हैं। बिल्कुल ठीक है ये आपने। हमारी जी जी। सर, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि सरकारें बदल जाती हैं, पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन सत्ता के नज़दीक रहने वाला एक सिस्टम नहीं बदलता, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिसमें राजनेताओं के चहेते लोग होते हैं, जिसमें राजनेताओं के चहेते कार्यकर्ता होते हैं, और वो लोग जिनकी सरकार बनाने में बहुत अहम भूमिका होती है, और खुद जो लीडर होता है, जैसे आप कांग्रेस की मैं बात करूं तो आप हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, आप लोग किनारे बैठकर कई बार, माफ़ कीजिए अगर मैं ये शब्द प्रयोग करूं, कि आप लोग कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ देखते हुए भी आपके हाथ में कुछ नहीं है। क्या ये सिस्टम इतना मजबूत हो गया है, जिसमें मैंने नाम लिया कि कुछ मजबूत राजनेता जो हमेशा अहम नेताओं से जुड़े होते हैं, कुछ अहम ब्यूरोक्रेट्स जो हमेशा सत्ता के नज़दीक रहते हैं, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की है, क्या ये लोग हाईजैक कर लेते हैं लोकतंत्र को? आपने मेरे दिल की बात कही शरद जी। जी मैं तो ये सिस्टम को नजदीक से दूर से बहुत दिनों से देख रहा हूं। जी इसके जो एक्टिव प्लेयर्स हैं, पैसिव प्लेयर्स हैं, लगभग सबसे मैं परिचित भी हूं। जी पॉलिटिकल लोग इसमें कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं उससे मैं परिचित हूं भली भांति। जी ब्यूरोक्रेट इसको कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो मैंने अच्छे से देखा है। और मैं उस यस मिनिस्टर जो सीरियल है ब्रिटिश का, इंग्लिश सीरियल बीबीसी का, जी बीबीसी का, उसको याद करता हूं। जी जो भी मैंने देखा चीफ मिनिस्टर बना, जी विदाउट एक्सेप्शन, जी आई डोंट नो वो बनने के बाद वो कैसे इन ब्यूरोक्रेट्स से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। एंड दीज ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सिस्टम के लोग होते हैं। हमको ये समझना चाहिए कि वो जो बातें करते हैं वो अपने सिस्टम के विदिन जो उनकी दृष्टि है उसको देख के करते जी। पब्लिक अप्रोच उनकी नहीं रहती है। बट इतना ज्यादा ये लोग उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि और कुछ दिन बाद ये ब्यूरोक्रेट्स ही उनको चलाने लगते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इज अबाउट मोस्ट पीपल। जी नाम नहीं लेता हूं, नाम लेना उचित भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम में ये ताकत नहीं है to think above the bureaucrats and to control the bureaucrats, तब तक कोई भी पॉलिटिकल फिगर सक्सेसफुल ना प्रदेश ना देश में हो सकता है। मेरे ख्याल से ये बहुत साहसी बात आपने कही है, और एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बैठ के ये बात कहना बहुत कठिन है, लेकिन आप जैसा आप कहते हैं कि आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाले राजनेता की तरह सोचते और देखते हैं, और इसीलिए आप कई बार कहते हैं कि मैं एक राजनीतिक राजनेता हूँ। कंक्लूड कर रहा हूँ सर इस क्वेश्चन के साथ। कांग्रेस में प्रो पीपल पॉलिटिक्स की आपने जो बात की, इसके साथ क्या आपको लगता है कि कुछ और एक फार्मूले की भी ज़रूरत है? ये तो एक इटर्नल चीज़ है, एक शाश्वत चीज़ है कि राजनीति या सार्वजनिक जीवन का केंद्र बिंदु हमेशा जनता होनी चाहिए, जनसेवा होनी चाहिए, लेकिन जो एग्जिबिशनिस्ट एलिमेंट्स होते हैं जो सफल बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, आपको उनसे परहेज नहीं कर सकते। जैसे बहुत टॉकेटिव होना, बहुत ल्यूक्रेटिव तरीके से अपनी योजनाओं का प्रचार करना, अपनी रैंक एंड फाइल को एकजुट रखना, और अपने सिस्टम में मतलब परस्ती, स्वार्थपरता के वायरस को दूर रखना। कांग्रेस को क्या इसका एक फार्मूला, इसकी तरफ सोचना चाहिए या वो सोच रही है? देखिए, किसी भी पार्टी को अगर सक्सेसफुल होना है जी तो ये ड्यूअल फॉर्मूला ऑलवेज फॉलो करना पड़ेगा। जी एक होते हैं जो आप लोग, कुछ एक प्रकार के वो लोग होते हैं जो आपके चेहरे होते हैं, जी तो पब्लिक के बीच में जाके आपकी बात पब्लिक के शब्दों में पहुंचाते हैं। जी पब्लिक उनको सुनना चाहती है, जी पब्लिक उन पे विश्वास करती है, और वो ही विश्वास फिर पब्लिक को आपकी पार्टी से जोड़ता है। जी ये एक सेट ऑफ पीपल होते हैं हर पार्टी में, और होने चाहिए। जी दूसरे सेट ऑफ पीपल वो होते हैं जो पार्टी को
जोड़ते हैं और पार्टी की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। और जब ये दो सेट्स ऑफ पीपल में समन्वय के साथ कोई पार्टी चलती है जी, तो सक्सेसफुल पार्टी बनती है। कांग्रेस ये समन्वय कहीं ना कहीं भूल गई। वो एक थिंकर्स एंड डूअर्स। जी, आपको थिंकर्स और डूअर्स दोनों की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जब दोनों का कोलिशन सामने आता है तो एक इफेक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट होके पब्लिक के सामने पहुंचता है। जी जी जी। जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो कंप्लीटली ऑन ए पर्सन और बी पर्सन, वो डिपेंडेंस कभी भी किसी पार्टी के लिए लाभदायक नहीं हो सकती, वेदर इट इज बीजेपी और इट इज कांग्रेस। डिपेंडेंस टू बी ऑन योर सिस्टम्स। वो सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। जो सिस्टम आपके लिए प्रचार के लिए अच्छे होते हैं और जो आपको मजबूत राजनीति कराने के लिए भी अवेलेबल होते हैं। जी, ये दोनों सिस्टम्स मिल जाते हैं तो एक आदर्श रूप से पार्टी आगे बढ़ पाती है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गोल्डन वर्ड्स हैं आपके, सुनहरे वाक्य हैं आपके। इंदिरा गांधी जी के रिज्म को या राजीव जी के रिज्म को याद करें तो उनके साथ थिंकर्स और डूअर्स की एक पूरी टीम थी। एक विचारक थे जो राजनीति के विचार तत्व को मजबूती देते थे, तो नीचे प्रणब मुखर्जी, नरसिम्हा राव और तमाम बड़े नेता होते थे। जगजीवन राम मुझे याद आते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा चेहरा। आज कांग्रेस के पास थिंकर्स तो हैं, लेकिन उस सोच को नीचे ले जाने वाले राजनेताओं का हुजूम जो है, क्रियान्वित करने वाले बहुत, मुझे लगता है कि शायद जिसको यूरेका बोलते हैं इस इंटरव्यू का, ये यूरेका एलिमेंट है। सर, फिर आपसे दोबारा बात करने के लिए हम जल्दी जुड़ेंगे, क्योंकि एक विचारक राजनेता और एक अराजनीतिक राजनेता से बात करने का सुख ये है कि एक सच्ची बात निकल कर सामने आती है और जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे वो इसके सच्चे और खरेपन को उन्होंने महसूस किया होगा। आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए, आपकी पार्टी के लिए बहुत सी शुभकामनाएं, और बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विवेक तनखा जी, सीनियर कांग्रेस लीडर, राज्यसभा के मेंबर, और अपनी खरी और सच्ची बात को बहुत विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से सामने रखने वाले कि कांग्रेस को न सिर्फ सोचने वाले राजनेताओं की ज़रूरत है, बल्कि उस सोच को ज़मीन पर फैलाने की आवश्यकता है। और इसकी कमी, वो कहते हैं, कांग्रेस में है और इस कमी को हमें दूर करना होगा। और वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास बड़े लीडर्स हैं, लेकिन हमारा घर एकजुट है। अलग अलग स्वर, अलग अलग बातें सुनाई देने लगती हैं जो कई बार कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ बनती हैं, लेकिन वो सवाल नैतिकता के खड़े करते हैं कि आखिर अगर घर खुला भी था तो क्या खुले हुए इस घर से कोई चीज़ चुरा ली जानी चाहिए। लेकिन ये लोकतंत्र का बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बड़ा सवाल आज ही मौजूद नहीं है, या इसके लिए आप सिर्फ बीजेपी पर उंगली उठाकर आगे नहीं जा सकते हैं। इस सवाल की पड़ताल आपको करनी होगी तो देश की समूची 25-30 साल की राजनीतिक व्यवस्था को देखना होगा ईमानदारी से। कांग्रेस की भूमिका की भी पड़ताल हो, बीजेपी की भूमिका की भी पड़ताल हो, और इस तरह की प्रैक्टिसेस को लेकर सार्वजनिक तौर पर पार्टियां बात करें और इनको लेकर एक कंसेंसस अपने भीतर भी डेवलप करें और बाहर भी डेवलप करें। लेकिन क्या ये हो पाएगा, ये बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।